चलिए एक डेल्टा हम बनाते हैं, ठीक है। एक डेल्टा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से A1 A2 A3, ठीक है। और अच्छे से करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मान लीजिए कोई डेल्टा है, ठीक है। एक हमने नई चीज बनाई है जो कि है थोड़ा बड़ा डेल्टा, ठीक है। ये भी डेल्टा, ये चलिए थोड़ा सा बड़ा है ये, लेकिन इसको मैंने ऐसे लिखा है C11। C11 का मतलब है कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है। C11 का मतलब क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है। दूसरा C12, तीसरा C13, यहां पे मिलेगा C21, ये मिलेगा C22, ये मिलेगा C23, यहां पे मिलेगा C31 C32 C33। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले, अच्छा कितने का भी हो सकता था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने क्या किया, एक सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट लिया, सीधा सिंपल डिटर्मिनेंट, और एक दूसरा डिटर्मिनेंट मैंने ऐसा बनाया जिसके एलिमेंट पहले वाले के कोफैक्टर्स हैं। तो A11 की जगह मैंने लिखा C11, A12 की जगह लिखा C12, ठीक है। चलिए अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा और डेल्टा को, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको ले लिया, इस रो को उठाया, वो तो किसी से भी कर सकते हैं, रो कॉलम में कैसे भी करिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे उठा के इससे मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या मिलेगा, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, पहला आ गया। चलिए दूसरी रो को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23। तीसरे से मल्टीप्लाई किया तो आ गया A11 C31, फिर A12 C32, फिर A13 C33, ये आ गया पहला। चलिए दूसरे की बात करते हैं, इसको हटा दिया, इसको उठाया, मल्टीप्लाई किया उधर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया A21 C11, A22 C12, A23 C13। दूसरा आएगा A21 C21, A22 C22, A23 C23, ये आ गया। तीसरे से मल्टीप्लाई किया इसी को तो आ जाएगा A21 C31 प्लस A22 C32 और A23 C33, बिल्कुल सही, C33, ठीक है। अब तीसरी बच गई, तीसरी को मल्टीप्लाई किया पहले से मल्टीप्लाई किया तो A31 C11, A32 C12, A33 C13, ठीक है। इसमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपको इसका कॉपी नहीं करना है, मेरा आपको बिल्कुल कॉपी नहीं करना है। जितना टाइम मैं लगा रहा हूं उतने ही टाइम में आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी तरफ बिना देखे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ही तो करना है। अगर आप ये मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आगे भी आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो इसीलिए आप पहले उस मल्टीप्लाई को सीखिए और उसके बाद ये काम करिए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट सीख के क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट सीख के क्या करेंगे। तो इसीलिए पहला काम हम पहले करेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करिए, वीडियो करिए पॉज, करिए रिवाइंड, वापस से देखिए, आ गया समझ में, वहीं 2 क्वेश्चन कर डालिए तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो बहुत आसान होता है याद करना, समझना है बहुत ही आसान होता है, बस ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो इतनी मैंने बात करी, फिर भी मैं यहां से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा दूसरी वाली से, तब आएगा। तो यहां से मिल जाएगा A31 और यहां से मिलेगा C21, फिर मिलेगा A32 C22, फिर मिलेगा A33 C23। लास्ट वाला इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा A31 C31, फिर मिलेगा A32 C32 और फिर मिलेगा A33 C33। तो ये मिलेगा डिटर्मिनेंट। नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं क्या आएगा वहां पे, पहले से ही जानते हैं, उसमें कोई दिखने वाली बात ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम देख के कॉपी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपका नॉलेज काम आएगा। भाई मल्टीप्लाई तो यहां पे काम आ गया, अब आपका आएगा नॉलेज काम। क्या नॉलेज काम आएगा, ये क्या लिखा हुआ है,
सर ये लिखा हुआ है किसी एक रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हमने थोड़े दिन पहले बताया था आपको, शायद आपको याद नहीं होगा, इतने लेक्चर हो गए हैं, ठीक है। तो वो क्या था कि उसका वैल्यू कितना आता था, डेल्टा। अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, डेल्टा। तो ये तो डेल्टा है। कौन सा डेल्टा, छोटा कि बड़ा? छोटा डेल्टा, छोटा ही डेल्टा आता था उससे, ठीक। फिर क्या आता है, किसी एक रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर हमेशा कितना आता है, 0। किसी एक रो को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर कितना आता है, 0। तो इन दोनों का आंसर तो कितना आएगा, 0। यहां पर भी देख सकते हो रो अलग है, कोफैक्टर अलग है, तो आंसर कितना आएगा, 0। यहां पे रो भी सेम है, कोफैक्टर भी सेम है, तो आंसर आएगा डेल्टा। यहां पे आंसर आ जाएगा 0। इसी तरीके से 0 0 और ये आ जाएगा डेल्टा। कैसे आ गया है, क्योंकि ये देख सकते हो एलिमेंट अलग है, रो अलग है, एलिमेंट अलग है, कोफैक्टर अलग है। यहाँ पे एलिमेंट भी वही है और कोफैक्टर भी वही है, तो यहाँ से डेल्टा आएगा। दो ही तो फॉर्मूले बताए थे, क्या? अगर रो को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर डेल्टा आएगा। अगर रो को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 0। और अगर किसी रो को किसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, कुछ नहीं सर, हमको कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये कैसा डिटर्मिनेंट है? ये तो वही डिटर्मिनेंट है जिसमें डायगोनल के अलावा सारे जीरो हैं। तो डायगोनल के अलावा सारे जीरो होते हैं, उसका फॉर्मूला तो हमको तुरंत आता है। वो तो सर डायगोनल को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आंसर आ जाएगा डेल्टा क्यूब। दिख रहा है आपको, डेल्टा 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 क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, छोटा डेल्टा बड़ा डेल्टा। तो बड़ा डेल्टा बराबर हो जाएगा छोटे डेल्टा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला समझ में आया? तो बड़ा डेल्टा का मतलब क्या है, ऐसा डिटर्मिनेंट जो कोफैक्टर से मिलके बना है, उसकी वैल्यू हमेशा सिंपल जो डिटर्मिनेंट है उसका स्क्वायर आएगा 3/3 में। ये 3/3 है इसलिए क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज कैसे करें? मान लीजिए n रो और n कॉलम होती, ये डिटर्मिनेंट n ऑर्डर का होता, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इफ डेल्टा इज ऑफ ऑर्डर n, अगर n ऑर्डर का डेल्टा होता तो यहां पे भी n ऑर्डर का ही डेल्टा आता। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो डेल्टा इंटू डेल्टा वाला, तो यहां पर भी कितना आता, n ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट आता। n ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में सभी डायगोनल की जगह डेल्टा 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 कितनी बार होते, n बार। तो आप क्या बोलते हैं, छोटा डेल्टा इंटू बड़ा डेल्टा इज इक्वल टू छोटा डेल्टा की पावर n हो जाती। इसका मतलब जो कोफैक्टर वाला डेल्टा है उसकी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल डेल्टा की पावर n-1। तो इसको याद कर लेना है, ये बहुत काम की चीज़ है, इसको इस तरीके से हमेशा याद रखना, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू स्मॉल डेल्टा होल पावर n-1। स्मॉल डेल्टा का मतलब है एलिमेंट्स और कैपिटल डेल्टा का मतलब क्या है, इसी एलिमेंट्स के कोफैक्टर। तो यहाँ पे ये आएगी, ठीक है। समझ में आई बात? ऐसे आपको करना है क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको शायद समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। एक दो एग्जांपल अपन देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा, एग्जांपल पूछा, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट b प्लस c प्लस a प्लस b, फिर आ जाएगा q प्लस r प्लस p और p प्लस q, और ये आ जाएगा आपका y प्लस z प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a b c p q r x y z, ठीक है। इसको प्रूव करना है। तो आप बोलोगे कि सर क्यों आप मजाक कर रहे हो, थोड़े दिन पहले ही प्रूव किया है। अच्छा, आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि थोड़े दिन पहले इसको प्रूव किया था हमने, ठीक है। हाँ किया था, अभी इसी चैप्टर में हमने पहले भी ये क्वेश्चन ले चुके हैं कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो वहां पे हमने कैसे किया था, ठीक है। कर तो अपन अभी सकते हैं, बट आपको थोड़ा अलग चीज मैं बताने वाला हूं। तो वहां पे हमने क्या किया था, सब इनको जोड़ दिया, इन सबको ऐड कर दिया इस साइड से, क्योंकि इस साइड से ऐड करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, इस साइड से कॉलम वाइज से ऐड कर दिया। तो इधर मिलेगा 2a प्लस b प्लस c, इधर क्या मिलेगा 2p प्लस q प्लस r,
इधर क्या मिलेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। शायद अब आपको याद आ गया होगा, वो 2 हमने बाहर निकाला, वो यही 2 है। फिर क्या किया, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दिया, तो यहां पे a b c ऐसे बच जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो यहां पे ओनली एक एक बच जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो यहां पर भी एक 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 बच जाएगा। सिंपल सा काम हमको करना था, वही हमने किया, तो आंसर तो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है। दूसरा, आपको थोड़ा सा दिमाग अगर लगाना चाहो, थोड़ा सा और दिमाग लगाना चाहो, तो आप क्या देखोगे, ठीक है, आप क्या देखोगे, अगर मैं ये सोचूं कि ये जो डिटर्मिनेंट है, अलग से देखो, इसको मैं अलग से बात कर रहा हूं, ठीक, अगर मैं सोचूं कि ये डिटर्मिनेंट किन्हीं दो के मल्टीप्लाई से आया है, मान लीजिए मैं ऐसा सोचूं कि ये डिटर्मिनेंट किन्हीं दो के मल्टीप्लाई से आया हुआ है, ठीक है, तो वो दोनों डिटर्मिनेंट कौन से ऑर्डर के होने चाहिए थे? तो आप बोलोगे सर वो दोनों डिटर्मिनेंट तो 3/3 ऑर्डर के होने चाहिए थे, तभी जाके ये 3/3 का आया है। और मैंने आपको क्या समझाया कि अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है, कोई 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 3 टर्म आने चाहिए थे, यहाँ पे तो 2 ही टर्म है, तीसरा टर्म दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो तीसरा टर्म कितना है, 0। ऐसा मान के चलते हैं कि वो तीसरा टर्म क्या है, 0। ठीक है, ऐसा एक बार के लिए मान लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर वो तीसरा टर्म 0 है, तो यहां पे भी अगर मान लीजिए मैं करता हूं कि प्लस 0 है, यहां पर भी क्या करता हूं, प्लस 0 है, यहां पर भी क्या करता हूं, प्लस 0 है। ठीक है, तो क्योंकि मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूं उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात तो आप ये भी देख सकते हो, क्या इधर से आप देखोगे तो ABC, आप देखो ABC फिक्स है, ABC ही में ही सब कुछ आ रहा है। इधर से देखोगे तो आप ऐसा नहीं देख सकते ना क्या फिक्स है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर से देखोगे तो आप PQR ये देख सकते हो फिक्स है, और इधर से देखोगे तो क्या फिक्स चल रहा है, XYZ फिक्स चल रहा है। ये तो बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि इधर मैं अगर ABC लिखता हूं, इधर मैं PQR लिखता हूं और इधर मैं XYZ लिखता हूं, ठीक है, तो एक डिटर्मिनेंट तो ऐसा बन सकता है। यहां से भी आइडिया आप ले सकते थे, लेकिन मैं बिना यहां देखे ही बता सकता हूं कि क्योंकि इधर से ABC ऐसे फिक्स है तो ये रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब इसके साथ में दूसरे डिटर्मिनेंट को हमने मल्टीप्लाई किया था और तब जाके ये बना होगा। अब वो दूसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा ये हमको देखना पड़ेगा। भाई यहां पे पहली जगह जो भी आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब कुछ मल्टीप्लाई हुआ, फिर कुछ मल्टीप्लाई हुआ और फिर कुछ मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर B+C बचना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर यहां वाला जो एलिमेंट आता है, ये एलिमेंट ये A के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये एलिमेंट जब A के साथ मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे तो A दिख ही नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 रहा होगा, तो 0 को जब A से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 बन जाता है। अब यहाँ पे जो दूसरा होता है वो B के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे जो B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो B हमको दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 रहा होगा, और क्योंकि मुझे C भी दिख रहा है तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 1। तो ये तो पहला तो मैंने चेक कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ क्या दूसरा वाला भी इससे सेट होता है क्या। तो मैंने देखा 0 को P से मल्टीप्लाई किया तो 0, इसको मल्टीप्लाई किया तो Q, इसको मल्टीप्लाई किया तो R, मतलब Q प्लस R आना चाहिए कहीं पर, तो दिख रहे हैं Q प्लस R यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब जब तीसरी बार मैं करूँगा तो यहीं पे आना चाहिए Y प्लस Z, 0YZ, तो Y प्लस Z आना चाहिए जो कि आ रहा है, मतलब ये पहली लाइन मेरी सही है। अब दूसरी लाइन को मैं मैच कराता हूँ। अब दूसरी लाइन में आप ध्यान से देखिए, दूसरी लाइन में कौन नहीं है, B नहीं है, तो इसका मतलब B वाली की जगह कितना आया होगा, 0। जो B से मल्टीप्लाई होता है वो कितना आया होगा, 0, और बाकी दोनों जगह पर 1 1 रहा होगा। और तीसरी जगह पे मैं बात करूं तो A और B 2 ही आए हैं, तो A और B 2 तभी आ सकते हैं जब A की जगह 1 हो, B की जगह 1 हो और C वाले की जगह 0। C वाले की जगह का मतलब मेरा क्या है, C से जो मल्टीप्लाई होगा वो, तो यहाँ ये जो चीज़ है वही C से मल्टीप्लाई होगी, वही R से मल्टीप्लाई होगी और वही Z से मल्टीप्लाई होगी, तो लास्ट वाले में C, R और Z नहीं होगा, जो कि नहीं है। तो यहां से ट्रिक से मैं बात कर सकता हूं कि सर ये तो मुझे मिल गया, इसका वैल्यू कितना आता है मैं चेक कर लेता हूं, और इसका वैल्यू जैसे ही आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा इसका वैल्यू 2 ही आएगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 × ये डिटर्मिनेंट। समझ में आई बात, कर सकते हैं ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो मेरी बातें अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, प्रूव दैट cos ऑफ A माइनस P, cos ऑफ A माइनस Q, cos ऑफ A माइनस R,
ये आ जाएगा कॉस ऑफ बी माइनस पी, ये आ जाएगा कॉस ऑफ बी माइनस क्यू, ये आ जाएगा कॉस ऑफ बी माइनस आर, ये आ गया कॉस ऑफ सी माइनस पी, ये आ गया कॉस ऑफ सी माइनस क्यू और कॉस ऑफ सी माइनस आर। ठीक है, इसका वैल्यू 0 आएगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हमारे पास तो पेन है, नोटबुक है, 2 मिनट में हम प्रूव कर देंगे कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से खोलना स्टार्ट कर दिया, पहले के हिसाब से खोला, दूसरे के हिसाब से ओपन किया, एंड सो ऑन, बड़ी सी लंबी कैलकुलेशन हो गई, फॉर्मूले लगाए, सारे कट गए, आंसर आ गया 0। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला अभी उतना आसान तो नहीं होगा। जितने बार में मैंने बोला है उससे कम से कम 20 गुना टाइम तो हमको लग ही जाएगा, तब जाके ये 0 प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या कोई दूसरा मेथड है क्या। अभी जो हमने इतना सारा मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, क्या उसका यूज हम कर सकते हैं कि ये अभी अपन देख रहे हैं। ठीक है, कैसे करें। सबसे पहले तो ये देखें कि मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि अभी ये मल्टीप्लाई वाला है भी क्या, क्योंकि यहां से तो अंदर की साइड तो आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे। ये तो आपका पक्की मतलब गारंटी की बात है कि आप अंदर की साइड तो कभी चेंज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर कोस है, फंक्शन है, तो सीधा अंदर तो आप भेज नहीं सकते प्लस करके माइनस करके ऐसे। तो इसका मतलब पहले तो मुझे ओपन करना पड़ेगा, ये तो मुझे देखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए पहले वाले को मैंने लिखा कोस ए कोस पी प्लस साइन ए साइन पी। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कोस ए कोस क्यू, ठीक है, प्लस साइन ए साइन क्यू। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, कोस ए कोस आर प्लस साइन ए साइन आर। ठीक है, एंड सोन, इसको भी चलो लिख लेता हूं, कोस बी कोस पी प्लस साइन बी साइन पी, एंड सोन। इस तरीके से एक बार मैं लिख के देखता हूं। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक है सारे, तो हो सकता है अपन को आइडिया लग जाएगा यहीं से। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात, सर हर एक में 2 टर्म है, तो ये तो गलत बात होगी। 2 टर्म तो नहीं होते, 3 टर्म होते हैं, तब जाके बात बनती है अपनी। याद होगा आपको, 3 टर्म होते हैं तभी बात बनती है, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि नहीं 2 के वो मल्टीप्लाई से आए होंगे। ठीक, तो इसका मतलब तीसरा क्या होगा, 0। ये तो हमने मान लिया तीसरा क्या है, 0 है। अच्छा, दूसरी बात हम क्या देखते हैं, रो में जो कॉमन होता है, जो चीज रो में कॉमन होती है उसकी अलग डिटर्मिनेंट बनती है, जो चीज कॉलम में कॉमन होती है उसकी अलग डिटर्मिनेंट बनती है। तो रो में कॉमन ढूंढ लो। आप इधर क्या देखोगे, इधर क्या है, कोस ए साइन ए, इधर क्या है, कोस ए साइन ए, इधर क्या है, कोस ए साइन ए, बट दूसरे वाले बदलते जा रहे हैं। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई, सर कोस ए साइन ए, और तीसरा वाला कुछ नहीं है, तो उसको मैंने कितना मान लिया, 0, क्योंकि तीसरा 0 होना भी चाहिए, ये भी हम जानते हैं। तो 2 तो ये आ गए। ठीक है, दूसरे वाले में कौन है, यहाँ कौन है, कोस बी, इधर कौन है, साइन बी, तो इधर भी कोस बी साइन बी आएगा, देख सकते हो। इधर से बी, याद बी 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 कॉमन है ना, कांस्टेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कोस बी साइन बी, कोस बी साइन बी ऐसे आएगा। तो दूसरा वाला बन गया कोस बी साइन बी, ये भी 0, और ये बन जाएगा आपका कोस सी साइन सी, ये भी 0। तो एक डिटर्मिनेंट तो ये आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, ऊपर से नीचे देखा। ऐसे ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो ध्यान से देखिए, कोस पी साइन पी साइन पी, कोस पी और साइन पी कांस्टेंट आ रहे हैं। तो मैंने क्या देखा कि कोस पी, ठीक है, साइन पी ऐसे कर दो, चाहे इस साइड से लिख दो, उसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। आप देखोगे तो मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे। ठीक है, तो कोस पी साइन पी, तो इधर क्या आ जाएगा, कोस क्यू साइन क्यू, इधर क्या आ जाएगा, कोस आर और साइन आर, ये तो आ गए। और तीसरा कुछ भी नहीं है, तो उसको एक बार मैंने 0 लिख के देखा, और ये मैंने लिख दिया डेल्टा 2। ठीक है, काउंटर चेक के लिए एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करके देखा, तो आंसर आएगा कोस पी कोस ए प्लस साइन पी साइन ए। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा आपको, मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरीके से बना दीजिए, क्योंकि हमको तो रो और कॉलम में इंटरचेंज अपन कर सकते हैं ना। तो मैं क्या करूंगा, जो ये इधर से मैंने देखा था कोस पी साइन पी, तो वो मैं क्या कहूँगा, कोस पी साइन पी 0, और यहाँ से आ जाएगा कोस क्यू साइन क्यू 0, और कोस आर साइन आर 0। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, कोस पी कोस ए साइन पी साइन ए, कोस पी कोस ए प्लस साइन पी साइन ए, दोनों बाकी तो 0 हो जाएंगे। इसको आप दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे, कोस पी कोस बी और साइन पी साइन बी, कोस पी कोस बी और साइन बी साइन बी, मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो इसका मतलब ये तो क्या लिखा हुआ है, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 लिखा हुआ है।
अब ध्यान से देखिए, इसमें तीनों जीरो आ गए तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना, जीरो। इसमें ही तीनों जीरो आ गए तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना, जीरो। तो आंसर भी कितना आ गया, जीरो। क्लियर है? तो डिटरमिनेंट की टोटल वैल्यू ही कितनी आ गई, जीरो। अब आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, यहीं से बता सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने देखने के लिए देखा, बाकी यहां से भी सोच के आप बता सकते थे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा जल्दी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपसे बोला गया कि प्रूव दैट ये चीज होती है। तो फिर से एक तरीका तो आप जानते ही हैं, जो कि आपको यूज नहीं करना है। वो क्या है, इसको ओपन करें और फिर सॉल्व करके देख लें कि ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, थोड़ी सी अपने मल्टीप्लिकेशन पड़ी है तो वो थोड़ा उसका यूज कर लेते हैं। क्या है वो, ओपन करके देखा, ओपन करा तो यहाँ से क्या मिला, देखो ये मिलेगा सर ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर। इधर से मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2by प्लस वाई स्क्वायर। और इधर से मिलेगा सी स्क्वायर माइनस 2cy प्लस वाई स्क्वायर। इधर से मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2az प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2bz प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ से मिलेगा सी स्क्वायर माइनस 2cz प्लस जेड स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लाई थोड़ा सा ओपन कर दिया, ना भी करते, दो तीन टर्म भी करते तो भी चल जाता। प्रैक्टिस होने के बाद आप ऐसा कर पाएंगे, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको रटे नहीं, आप इसको समझें, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस और ज़्यादा आप कर पाएँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात, तीन तीन टर्म आपको दिख गए होंगे, तीन तीन टर्म आपको दिख गए हैं। साथ में सिमेट्री क्या ढूंढनी है आपको, कि रो वाइज चलने से कौन कांस्टेंट रह रहा है, कॉलम वाइज चलने से कौन कांस्टेंट रह रहा है। देखिए रो वाइज चल रहे हैं, इधर ए है बट एक्स इधर वाई बन गया, फिर इधर वाई जेड बन गया। तो मतलब एक्स वाई जेड तो इधर कॉमन नहीं है, कांस्टेंट इधर से कौन है, ए कांस्टेंट है इधर से। आई बात समझ में? ए की तरफ से अच्छा और ज्यादा डिटेल में हम बात करें तो हम बोलेंगे, ए नहीं बोलूंगा, एक तो बोलूंगा ए स्क्वायर इधर से कांस्टेंट है, और एक मैं बोलूंगा कि ये जो 2a है वो इधर से कांस्टेंट है। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई सर, क्या एक जगह तो ए स्क्वायर आएगा, एक जगह पे 2a आएगा। अच्छा आपकी मर्जी है, वो माइनस साथ में लेना चाहते हो क्या, चलिए ले लो माइनस 2a। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब तीसरा आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर 2a, यहां पर भी तो कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए था, इसके अंदर से कुछ ना कुछ यहां पे आना ही चाहिए था। तो यहां पे आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कुछ कांस्टेंट नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं कर दूं इंटू वन इंटू वन इंटू वन, तो आप क्या बोलोगे, ये 1 1 1 ये भी कांस्टेंट है, तो तीसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए बात? पहली रो अगर आपने अच्छे से कर ली, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। इधर से आपको दिख रहा है बी स्क्वायर 2b, तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2b, और यहाँ पे कितना 1। तीसरी जगह से क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस 2c, और यहाँ से 1। एक तो ये डेल्टा मिल गया, ये तो रो की तरफ से देखा। अब मैं किधर से देख देता हूँ, कॉलम की तरफ से। जब मैं कॉलम की तरफ से देखूंगा तो ए बी सी स्क्वायर ये सब बदल रहे हैं। ओनली कौन दिख रहा है आपको, एक तो x कांस्टेंट दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर कांस्टेंट दिख रहा है। तो एक तो आ गया x और एक क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। पहली जगह पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, मतलब ये कितना है 1। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2ax, इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा ऐसे उल्टा मत कर देना, आपको ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ x और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो पहले आपने x लिखा फिर एक्स स्क्वायर लिख दिया और 1 लास्ट में लिख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, 1 पहले है फिर x है और फिर एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा दूसरा, अच्छा ये चीज आप कॉलम वाइज भी कर सकते थे, 1x एक्स स्क्वायर ऐसे भी कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। चलिए दूसरा वाला, यहाँ पे आप देख के बताइए कितना आ जाएगा, 1y वाई स्क्वायर और तीसरे वाले से 1z जेड स्क्वायर, तो ये है डेल्टा 2। समझ में आ गई बात? तो यहां से इतनी बात आपको समझ में आ गई है, इसको मैं बीच वाले को मिटा रहा हूं। तो यहां से आपको क्या आइडिया लग गया, यहां से बहुत अच्छी बात आपको समझ में आ गई कि सर जो ये डेल्टा आपने लिखा है वो डेल्टा तो असली में डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 है, यानी वो तो ए स्क्वायर माइनस 2a1 बी स्क्वायर माइनस 2b1 और सी स्क्वायर माइनस 2c1 और साथ में ठीक है 1x एक्स स्क्वायर
1 वाई वाई स्क्वायर और 1 जेड जेड स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? ठीक है, इनको सॉल्व करना बड़ा आसान है क्योंकि ये तो हम कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा, जो कि होना चाहिए क्योंकि मैंने बोला था याद करने के लिए, तो आप बोलोगे कि सर इसका फॉर्मूला तो मुझे पहले से आता है, इसका आंसर तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स होता है। कोई टेंशन नहीं है, खत्म हो गया। मल्टीप्लाई में ये तो पक्का आएगा जो कि आ रहा है। इसको सोचते हैं, इसको सोचा, -2 लिया कॉमन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले -2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर a1, फिर मिलेगा b स्क्वायर b1, ये मिलेगा c स्क्वायर c1। हमने क्या किया, दोनों कॉलम को इंटरचेंज करा दिया, कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करा दिया। इंटरचेंज कराते हैं तो एक माइनस और एक्स्ट्रा आ जाता है, तो एक माइनस की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, ओनली +2 बच जाएगा और डिटर्मिनेंट अपना बनेगा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये तो बचा हुआ है, ये उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका आंसर कितना आता है, ये तो अभी हमने सॉल्व किया, एक्स वाई जेड की जगह इसका आंसर भी कितना आएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इनटू में था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। हो गया, कर सकते हैं? ठीक है, समझ में आया होगा आपको शायद, ऐसे आपको करना है। ठीक है, मानता हूँ थोड़ा टफ है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट आप लोग भी अब 6th या 7th में नहीं पढ़ते हो, तो जो कि ऐसा सोच नहीं पाओगे, आराम से आप सोच पाओगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। और आजकल तो आप घर की रोटी भी खा रहे हो, तो थोड़ा दिमाग आपका शायद तेज चलने लग गया होगा, तो उसी तेज चलते हुए दिमाग को थोड़ा और तेज चलाना है। तो एक क्वेश्चन अब और आपको सॉल्व करना है। प्रूव दैट 0cb c0a ba0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ab ac ab c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर bc ac bc a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर ab ac ab माइनस b स्क्वायर bc AC BC माइनस C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना है, मतलब प्रूव क्या करना है, यहां से चलना है, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, या फिर इसको डायरेक्टली इसके इक्वल कर दो, या फिर इसको डायरेक्टली इसके इक्वल कर दो, आपकी मर्जी है कैसे भी इसको सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज, स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं, 0cb c0a ba0, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 0cb c0a ba0। सबसे पहले सीधा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो कर दीजिए। पहली रो को पहली से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिलेगा, पहली को पहले से मल्टीप्लाई करोगे c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, खत्म। फिर इसको दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 इंटू सी 0, 0 इंटू सी 0, b इंटू ए बी, खत्म। तीसरा, इसको तीसरे से मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू बी 0, c इंटू ए सी, b इंटू जी 0, यानी सी ए मिल गया। चलिए करिए मल्टीप्लाई, c को 0 से किया 0, 0 को c से किया 0, a को b से मल्टीप्लाई किया ए बी। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, आप इस तरीके से लिखते हो कि इस तरीके से लिखते हो, आपकी मर्जी है। तो इसने इस तरीके से लिखा हुआ है, रो वाइज इसने लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे से मल्टीप्लाई किया, c को c से मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात, सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो आपको समझ में आ गई, तो ये दोनों को तो आपने प्रूव कर दिया। अगले पे ऊपर, इसके ऊपर जाते हैं। तो डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा यहां पे क्या है, 0cb c0a और ba0, ठीक है, ये डेल्टा है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कैपिटल डेल्टा यहां पे कितना आएगा, मतलब वो फॉर्मूला आपको याद होगा कौन सा, स्मॉल डेल्टा
इंटू कैपिटल डेल्टा, या फिर ऐसे डायरेक्टली याद करता हूं कि कैपिटल डेल्टा जो होता है वो स्मॉल डेल्टा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो वैसे हमको क्या पूछा है, स्मॉल डेल्टा का होल स्क्वायर ही पूछा है। तो अगर स्मॉल डेल्टा का होल स्क्वायर पूछा है तो क्यों ना मैं कैपिटल डेल्टा निकाल दूं। अच्छा, कैपिटल डेल्टा क्या होता है? कैपिटल डेल्टा होता है इसी के कोफैक्टर से बनने वाला डेल्टा। तो कैपिटल डेल्टा की निकालने की मैं कोशिश करता हूं। कैपिटल डेल्टा कैसे आएगा? सबसे पहले ये पॉजिटिव की जगह होती है तो पॉजिटिव आएगा, इसको छोड़िए इसको छोड़िए, आंसर आएगा 0 माइनस ए स्क्वायर, मतलब पहली जगह पे आएगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, दूसरी जो जगह होती है, ये जो जगह होती है वो माइनस की जगह होती है, तो एक तो माइनस आएगा एक्स्ट्रा में, तो वो माइनस लिख देता हूं मैं। इसको छोड़ा तो ये मिलेगा सॉरी 0 माइनस ए बी, तो एक माइनस पहले से था इसीलिए हो जाएगा प्लस ए बी। ये जगह प्लस की होती है, इसको खत्म किया, यहां पे क्या मिलेगा, ए सी माइनस 0, यानी ओनली ए सी आ गया। शायद आप समझ रहे होंगे, देख पा रहे हैं किस तरीके से करते हैं। चलिए ए बी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये नेगेटिव की जगह होती है तो एक तो नेगेटिव आएगा, इसको छोड़ा तो यहां से क्या मिलेगा, सी 0 यानी 0 माइनस ए बी, एक माइनस पहले था, माइनस ए बी और है, तो आंसर कितना आ गया, ए बी। ठीक है, कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बी सी, ये भी बी सी, ये माइनस सी स्क्वायर। कर सकते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग कर लेना, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रही बात इसकी, तो डेल्टा है, चाहे इसका स्क्वायर करो कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो वैल्यू निकालनी है तो यहां से डायरेक्टली निकाल लेते हैं। स्मॉल डेल्टा की वैल्यू कितनी, सॉल्व कर लेना इसको। अच्छा, इसको सॉल्व करना डायरेक्टली भी मैंने बताया था, कौन सा फॉर्मूला आप याद करिए, ये वाला ए बी सी एफ जी एच और एफ जी एच, याद है ना आपको, ये डिटरमिनेंट वैल्यू आता था ए बी सी प्लस 2FGH माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, वही फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है, ए बी सी की जगह कितना है 0, ए बी सी की जगह 0 है ना, पहला तो 0 आ जाएगा, फिर कितना है 2FGH, तो प्लस 2FGH कितना है ए सी बी, यानी ए बी सी 2BC, 2ABC आ गया, FGH का मतलब समझते हो, माइनस ए एफ स्क्वायर, तो ए ही 0 है तो ए एफ स्क्वायर 0, माइनस बी जी स्क्वायर, तो बी 0 है तो 0, और सी एच स्क्वायर तो 0। तो डेल्टा ओनली कितना आ गया है, यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा ओनली आ गया है 2ABC, तो डेल्टा स्क्वायर कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। शायद आपको यहाँ अच्छा भी नहीं लगा होगा कि सर कैसे कैलकुलेशन करते हो आप, आरबिट कैलकुलेशन कर दी है, बट आपको ऐसे नहीं करना, आपको सिस्टमेटिक वे में लिखना है और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद अपना एक टॉपिक बचता है, वो जो हो टॉपिक का नाम है कि इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे निकालते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। वो अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, वो मैट्रिक्स के बाद जब हम मैट्रिक्स की हेल्प से निकालना सिखाएंगे तब साथ में आपको डिटर्मिनेंट वाला भी सिखा देंगे, ठीक है। तो ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये सब बातें हम तभी करेंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो अभी आप छोड़ दीजिए, वो हम मैट्रिक्स के बाद करेंगे। यहाँ पे अपना डिटर्मिनेंट का चैप्टर खत्म है, ठीक है।